मोदी जी ने खुद आज तक नहीं बताया कि उनके बाद कौन। भाजपा में 10 नेता हैं जो खुद को इस कुर्सी का हकदार मानते हैं, लेकिन इन 10 में से एक नाम ऐसा है जो ना तो कभी मुख्यमंत्री रहा, ना ही कभी सीधा चुनाव जीता, फिर भी इस सूची में सबसे ऊपर है। और जब आप उसका नाम सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि भारतीय राजनीति असल में कैसे काम करती है। नंबर 10, भूपेंद्र यादव। यह नाम सुनकर ज़्यादातर लोग एक काम करते हैं, भौहें ऊपर चढ़ाते हैं और कहते हैं कौन। और यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। राजस्थान से आते हैं, राज्यसभा से संसद पहुंचे, अभी केंद्र में पर्यावरण और श्रम मंत्री हैं, लेकिन इनकी असली ताकत किसी मंत्रालय में नहीं है, असली ताकत है चुनाव प्रबंधन में। 2020 में बिहार चुनाव भूपेंद्र यादव भाजपा के प्रभारी थे, भाजपा जीती। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी थे, भाजपा जीती। 2021 में पश्चिम बंगाल प्रभारी थे, भाजपा नहीं जीती, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी थीं, तो यह माफ़ी वाली हार की श्रेणी में आती है। दूसरी बात, ओबीसी समाज से आते हैं। आज की राजनीति में यह कोई छोटी बात नहीं। भाजपा बहुत अच्छी तरह जानती है कि उत्तर भारत में ओबीसी समर्थन के बिना दिल्ली की कुर्सी नहीं मिलती, इसलिए भूपेंद्र यादव को आगे बढ़ाया जा रहा है। तीसरी और सबसे अहम बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन पर पूरा भरोसा है और भाजपा में संघ का विश्वास मिलना एक सबसे बड़ा पुरस्कार है। बाकी सब पुरस्कार बाद में आते हैं, लेकिन एक ज़बरदस्त कमजोरी है। सड़क पर जाइए, किसी से पूछिए भूपेंद्र यादव को जानते हो, 10 में से 7 लोग मना कर देंगे और बाकी 3 भी शायद किसी और के बारे में सोच रहे होंगे। राजनीति में पहचान जरूरी है, जो दिखता है वही टिकता है, और अभी भूपेंद्र यादव पर्दे के पीछे ज़्यादा हैं। अगर भाजपा को कभी एक ऐसा सबकी मर्जी वाला नेता चाहिए जिसे कोई नापसंद नहीं करता क्योंकि कोई उन्हें ढंग से जानता ही नहीं, तो भूपेंद्र यादव सबसे पहले होंगे। लेकिन रुकी, नंबर 1 पर जो नाम है उसे सुनकर समझ आएगा कि असली खेल क्या है। अभी बने रहिए और आगे एक ऐसा नाम आएगा जिसे इस सूची में आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। नंबर 9, पीयूष गोयल। यह वह आदमी है जो कहीं भी फिट हो जाते हैं, जैसे वह हर मौसम का कोट हो। रेलवे मंत्री रहे, वित्त मंत्री का काम संभाला, खाद्य मंत्री रहे और अब वाणिज्य मंत्री हैं, यानी जहां काम फंसे वहां पीयूष गोयल। मुंबई से आते हैं, संधि लेखाकार हैं, भाजपा के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी पैसों का हिसाब खूब जानते हैं, शायद इसीलिए वित्त भी संभाला। वाणिज्य मंत्री के रूप में कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर काम किया। 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी। लेकिन पीयूष गोयल की एक बहुत बड़ी समस्या है, इनके पास कोई एक बड़ी पहचान नहीं है। योगी आदित्यनाथ का नाम सुनो, बुलडोजर याद आता है। नितिन गडकरी का नाम सुनो, सड़कें याद आती हैं। जयशंकर का नाम सुनो, विदेश नीति याद आती है। पीयूष गोयल का नाम सुनो, क्या याद आता है? रुको, सोचो, यही समस्या है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने वाले नेता अक्सर सब कुछ के नेता नहीं बन पाते। व्यापारी वर्ग और मुंबई में जनाधार है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए पूरे देश का जनाधार चाहिए, इसलिए नंबर 9 और यह उचित है। नंबर 8, धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा से आते हैं, पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, अब जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो जनता का गुस्सा इन्हीं पर निकलता था। वह बड़ा कठिन समय था, लेकिन झेला। अब शिक्षा मंत्री हैं और 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसे जमीन पर उतारने का जिम्मा इन्हीं पर है। यह नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने का दावा करती है। धर्मेंद्र प्रधान संगठन के आदमी हैं। भाजपा की रीढ़ में से एक। पूर्वी भारत, खासकर ओडिशा में गहरी पकड़ है। 2024 में ओडिशा में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई और इसमें धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन सच बात यह है, इनका वाह वाला क्षण अभी नहीं आया है। जोशीला भाषण, जनता से सीधा जुड़ाव, भीड़ को दीवाना करने वाली शैली, यह थोड़ा कम है। प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तो है, लेकिन इनका रास्ता राजा बनाने वाले का ज़्यादा लगता है, खुद राजा बनने का कम। और अब नंबर 7 पर एक ऐसे नेता की बात जिन्होंने सरकारी वर्दी उतारी, राजनीति में आए और तूफान ला दिया। नंबर 7, के अन्नामलाई। उम्र अभी 40 साल, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। 2021 में नौकरी छोड़ी और भाजपा तमिलनाडु के अध्यक्ष बन गए। जब तमिलनाडु में भाजपा, यह सुनकर हंसना मत। अब तमिलनाडु में भाजपा, यह सुनकर हंसना मत, लेकिन यह सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व दशकों से है। द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बीच यह राज घूमता रहा है। भाजपा के लिए यहाँ पैर जमाना जैसे रेत में पानी खोजना। लेकिन अन्नामलाई ने जो किया वह देखने लायक है। तमिल में बोले, गांव-गांव गए, सामाजिक माध्यम पर जबरदस्त उपस्थिति बनाई, सीधी बेबाक भाषा में लोगों से जुड़े, भाजपा को तमिलनाडु में एक नया चेहरा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन पार्टी की पहचान और संगठन पहले से बेहतर हुआ है।
यह छोटी बात नहीं है। अन्नामलाई की सबसे बड़ी ताकत युवा है, ऊर्जावान है और दक्षिण भारत में भाजपा को एक पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण में भाजपा भी कमज़ोर है। अगर यह बदल जाए तो इनका कद बहुत बड़ा होगा। कमजोरी, अभी तक कोई सरकार नहीं चलाई, प्रशासन का अनुभव नहीं है, राष्ट्रीय पहचान अभी बढ़ रही है। 2029 में शायद नहीं, लेकिन 2034 में यह नाम बहुत ऊपर हो सकता है। नंबर 6, शिवराज सिंह चौहान, मामा। बस यही एक शब्द काफ़ी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को जनता मामा कहती है और यह कोई मंच पर चिल्लाया गया नारा नहीं है, यह सच में दिल से निकला प्यार है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 13 साल मध्य प्रदेश चलाया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शिवराज की खूबी यह है कि वह आम आदमी से बात कर सकते हैं। किसान हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो, सबसे जुड़ जाते हैं सरल भाषा में, बिना किसी घमंड के। मोदी और शाह की जोड़ी जहां शक्ति की छवि के लिए जानी जाती है, वहां शिवराज अपनेपन की छवि के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 2023 में एक दिलचस्प बात हुई। मध्य प्रदेश में भाजपा जीती और बड़ी जीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बने। यह एक नए चेहरे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और शिवराज को केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया गया। 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद मंत्री, यह झटका था या अवसर, यह वक्त बताएगा। लेकिन जनता में इनका प्यार है और राजनीति में जनता का प्यार सबसे बड़ी पूंजी होती है। कुर्सियां आती जाती हैं, जनता का दिल हमेशा नहीं मिलता। अगर भाजपा को कभी एक मिलनसार, सबका चेहरा नेता चाहिए तो मामा जरूर याद आएंगे। नंबर 5, हेमंता बिस्वा शर्मा। अब एक बड़ा मोड़। क्या आप जानते हैं कि इस सूची में एक ऐसा नेता है जो कभी कांग्रेस में था और अब भाजपा के सबसे आक्रामक चेहरों में से एक है? हाँ, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर भारत की राजनीति के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक। 2015 तक वह कांग्रेस में थे, तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे, फिर कांग्रेस से मतभेद हुए और 2015 में भाजपा में आ गए और फिर जो हुआ, पूर्वोत्तर की राजनीति बदल गई। 2016 में असम में भाजपा की पहली बार सरकार बनी, 2021 में फिर जीती। हेमंता इसके सबसे बड़े कारणों में से एक थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद घुसपैठ, कानून व्यवस्था और विकास, इन मुद्दों पर बहुत सख्त रुख अपनाया। बोलते भी तेज हैं, कभी कभी इतना तेज कि विवाद हो जाता है, लेकिन उनके समर्थकों को यही पसंद है। यह एक नेता जो डर कर नहीं बोलता। राष्ट्रीय स्तर पर अभी पहुंच सीमित है, पूर्वोत्तर की बाहर पहचान बढ़ रही है, लेकिन अभी उतनी नहीं। लेकिन जिस तरह उन्होंने कांग्रेस से आकर भाजपा में इतनी बड़ी ताकत बनाई, यह कौशल राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर सकता है। 2034 का नाम यह बिल्कुल पक्का। नंबर 4, एस जयशंकर। और अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसने कभी सीधा चुनाव नहीं जीता? भारत में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जयशंकर इस सूची में है तो कारण बताना जरूरी है। विदेश मंत्री हैं और पिछले कई सालों में उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक नई पहचान दी है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत रूस का विरोध करे। जयशंकर ने एक बड़ी बैठक में साफ कह दिया, यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं नहीं हैं। यह वाक्य पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी, रूस से तेल लिया, अमेरिका से रिश्ते भी बनाए रखे, चीन से बातचीत भी। यह संतुलन बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ रुकना पड़ता है। जयशंकर कभी सीधे चुनाव लड़कर नहीं जीते, राज्यसभा से संसद में हैं। जनता के बीच उनकी पहचान विशेषज्ञ की है, जन नेता की नहीं। भारत में प्रधानमंत्री वही बनता है जिसे लोग अपना नेता माने। जयशंकर अभी सरकार के नेता हैं, इसलिए नंबर 4। और संभावना कम, लेकिन शून्य नहीं। अगर कभी भाजपा ने विशेषज्ञ प्रधानमंत्री का मॉडल चुना तो जयशंकर सबसे पहले होंगे। अब नंबर 3 पर एक ऐसा नाम जिसकी तारीफ विपक्ष भी करता है। भारतीय राजनीति में यह बहुत दुर्लभ बात है, लगभग उतनी ही दुर्लभ जितना किसी नेता का समय पर सभा में पहुंचना। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। जब गडकरी इस मंत्रालय में आए तब भारत में प्रतिदिन लगभग 12 किलोमीटर राजमार्ग बनता था। उनके कार्यकाल में यह आंकड़ा बढ़कर प्रतिदिन 28 से 30 किलोमीटर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। इसका सीधा मतलब है लोगों को बेहतर सड़कें मिली, समय बचा, माल की ढुलाई आसान हुई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे का विस्तार, देश भर में हजारों किलोमीटर के नए राजमार्ग, यह गडकरी की विरासत है जो आंखों से दिखती है। लेकिन गडकरी की एक और बात है जो उन्हें अलग बनाती है, वह पार्टी लाइन से हटकर बोलते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि नेताओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए,
उन्होंने कहा है कि जो काम नहीं होता उसका वादा नहीं करना चाहिए। अपनी पार्टी में कभी कभी असुविधा होती है इससे, लेकिन जनता में भरोसा बढ़ता है। नागपुर से आते हैं संघ का गढ़, संघ से पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री की दौड़ में गडकरी इसलिए हैं क्योंकि अगर किसी दिन भाजपा को सबको स्वीकार नेता चाहिए तो गडकरी पहले नाम होंगे। लेकिन नंबर 3 पर क्यों, 1 या 2 पर क्यों नहीं, इसका जवाब अगले 2 नेताओं में है। ध्यान से सुनिए। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर मंदिर के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2017 में जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की तो मुख्यमंत्री का नाम सुनकर सब चौंक गए। एक साधु, एक महंत और अब सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री। लोग कह रहे थे यह क्या हो गया, लेकिन जो हुआ उसके बाद वह इतिहास में दर्ज है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंभीर अपराधों में कमी आई। बुलडोजर एक शब्द नहीं रहा, यह उनकी राजनीति का प्रतीक बन गया। हर जगह चर्चा। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए, भाजपा फिर जीती लगातार दूसरी बार, और यह उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद हुआ था। 37 साल उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीती थी और योगी के नेतृत्व में यह हुआ। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है। लोकसभा की 80 सीटें इसी प्रदेश से आती हैं। जो उत्तर प्रदेश जीतता है वह दिल्ली से बहुत करीब होता है। योगी का जनाधार बहुत मजबूत है, उनकी छवि लाखों लोगों से जुड़ती है। लेकिन नंबर 2 पर क्यों है, नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ एक राज्य जीतना काफ़ी नहीं होता, पूरे देश की स्वीकार्यता चाहिए। दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, शहरी मतदाता सबको साथ लेना होता है और वह काम अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर 2029 में उत्तर प्रदेश तीसरी बार जीता तो योगी की दावेदारी कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा अगला चुनाव। और अब नंबर 1 जिसका इंतजार था, अमित शाह, गृह मंत्री, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी का ऐसा विस्तार हुआ जो पहले नहीं हुआ था। राज्य दर राज्य भाजपा जीती। 2014 और 2019 दोनों बार ऐतिहासिक जीत मिली। 2019 में धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से। यह काम दशकों से असंभव माना जाता था। भाजपा दशकों से इसे अपने घोषणा पत्र में लिखती आ रही थी। संसद में खड़े होकर अमित शाह ने यह किया। नागरिकता संशोधन कानून भी इन्हीं के नेतृत्व में आया। गृह मंत्रालय में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान तेज हुआ। पूर्वोत्तर में कई शांति समझौते हुए। अमित शाह की राजनीतिक समझ के बारे में यह कहा जाता है कि वह जानते हैं किस राज्य में क्या काम करेगा, किस नेता को कहाँ लगाना है, किस मुद्दे को कब उठाना है। यह कौशल बहुत कम नेता में होता है। भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें चाणक्य कहते हैं और यहीं पर असली सवाल आता है। इतिहास में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, खुद राजा नहीं बने। क्या अमित शाह चाणक्य से राजा बन सकते हैं? मोदी की छवि थी चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री। यह कहानी करोड़ों लोगों के दिल को छूती थी, उनसे जुड़ती थी। अमित शाह की छवि है रणनीतिकार, संगठन के आदमी। यह छवि भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है, लेकिन क्या यह पूरे देश की जनता को उसी तरह जोड़ती है? यह वह सवाल है जिसका जवाब समय देगा। और एक और बात, संघ की अपनी राय होती है। भाजपा में प्रधानमंत्री वही बनता है जिससे संघ का आशीर्वाद हो, और संघ किसे आशीर्वाद देगा यह अभी तय नहीं।